हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर मोटिवेशन चैनल। और मैं यहाँ पे आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो चाइना में जिनपिंग के ऊपर है कि वहाँ जिनपिंग साहब की सरकार बनते ही वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है वो तबाह हो गई, बहुत भारी गिरावट हुई है। अब आप ये सोचेंगे कि चाइना में भारी गिरावट हुई तो ये इंडिया में कौन सी स्पेशल न्यूज़ है बताने की। इसकी भी चर्चा करेंगे कि इंडिया पर या पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब कहीं पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस या परेशानी उत्पन्न होती है। तो आज का थंबनेल देख लिया होगा आपने, जिनपिंग की सरकार बनते ही तबाही, स्टॉक मार्केट हुई धाराशाही। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर बिजनेस इनसाइडर में न्यूज है, चाइनीज लीडर जिनपिंग पावर ग्रैब फ्यूल्ड एट $6 ट्रिलियन स्टॉक सेल ऑफ। $6 ट्रिलियन, बहुत बड़ा डॉलर का, इतने डॉलर अमाउंट का सेल ऑफ हुआ, स्टॉक मार्केट में बिकवाली हो गई। क्योंकि लोगों का क्या सोचना है कि वहां पर जिनपिंग साहब अपने प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान नहीं देते। इसका रीजन भी इसमें मैंने बताया है। वो इस चीज पे ध्यान देते हैं कि सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहे, तो लोग बेच के, जो लोग बड़े बड़ी फर्म्स हैं वहां पर पैसा निकाल रही हैं, इसलिए धाराशाही हो रही है। खैर, और यहां पे देखिए हांगकांग का लिस्टेड स्टॉक्स है यहां पर। तो हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स, जहां चीन के कई सबसे बड़े कैफ स्टॉक पब्लिकली लिस्टेड हैं, 2022 की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट के लिए सोमवार को 6.36% गिर गया है। बहुत ही भारी गिरावट, 6% से भी ऊपर। डिफिनेटिव डेटा के अनुसार, एक कंपनी उसके अनुसार 14 वर्षों में यह इसकी सबसे बड़ी गिरावट है। यानी 14 ईयर्स में ये जो सेल ऑफ हुआ है एक दिन के अंदर, ये सबसे बड़ी गिरावट है। जिसका अर्थ है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से बिकवाली सबसे खराब थी। 2008 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद से सबसे ज्यादा हालात इस दिन पतले हुए हैं। यूबीएस के हेफेल ने कहा कि इक्विटी वैल्यूएशन जो पहले से ही 10 साल के गर्त के करीब है। अगर अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अधिक जोखिम वाले प्रीमियम की मांग करते हैं तो अधिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं, जैसा आपके सामने लिखा भी हुआ है। आगे देखिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का क्या कारण था। अब देखिए ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की क्या बात है, क्योंकि न्यूज़ तो ये हो गई, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पे कैसे पड़ेगा, यही काम 2008 में जब वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो उसकी पृष्ठभूमि 4-5 साल पहले से लिखी जा रही थी। और उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि यूएस के साथ साथ पूरा विश्व उस चपेट में आ गया। तो क्या था 2008 का क्राइसिस, जो कि यूएस से शुरू हुआ, सब जगह फैल गया। ऐसे ही चीन में जो प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम शुरू होकर पूरे विश्व में फैल सकती है, इसका डर है। तो देखिए 2008 के वित्तीय संकट की शुरुआत सस्ते ऋण और ऋण देने की ढीले मानकों के तहत हुई थी, जिसने हाउसिंग बबल को हवा दी। जब बुलबुला फूटा, मतलब उस समय क्या था कि लोन जो दे रहे थे यूएस वाले, यूएस की बैंक्स, वो कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहे थे और जो भी आ रहा है उसी को दे रहे हैं। मतलब कोई उसको देख नहीं रहे कि वो पेमेंट वापसी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लोन का क्या है, जो मांगे सबको दे दो भाई, ये हालात थे। फिर ये क्या हुआ, हाउसिंग में लोगों ने क्या किया, घर खरीदने के लिए फटाफट लोन लिए और घर खरीदना चालू कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि ये लोन हमको वापस भी करना है। अब जब ये जिसने हाउसिंग बबल को हवा दे दी, जब बुलबुला फूटा तो बैंकों के पास सब प्राइम गिरवी में खरबों डॉलर का बेकार निवेश था। यानी क्या हुआ कि जब ये बुलबुला फूटा, क्योंकि बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, कई लोग वापस ही नहीं कर पाए लोन, तो उन्होंने देखा कि हमारे पास जो चीजें हैं वो सब बुरा निवेश हो गया। बैंकों की हालत बहुत खस्ता हो गई। उसके बाद बड़ी परेशानी में थे, कई बैंक तो बंद होने की कगार पे आ गए। इसके बाद आई महान मंदी ने उनकी कई नौकरियों को छीन लिया, उनकी बचत, उनके घरों का खर्च भी करने की हालत नहीं रही। आगे देखिए युआन भी 2022 में डॉलर के मुकाबले गिर गया है। युआन जो करेंसी है, ये देखिए यहाँ लिखा है, या
प्रतिबंधित युआन तेजी से बढ़ते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले फिसलता रहा है। यह मंगलवार को 15 साल के निचले स्तर के करीब गिर गया है। ये देखिए गिरते हुए, अक्टूबर की बात करें तो यहां पहुंच गया, लगातार गिरता जा रहा है। द युआन हैज ऑल्सो फॉलन अगेंस्ट द डॉलर इन 2022, जो कि करेंसी है। आगे बात करते हैं हम लोग हैंग सेंग इंडेक्स की भी बात करें तो देखिए कहां से शुरू हुआ था, 2019 के आसपास यहां कहीं था और गिरते गिरते अब ये यहां पहुंच गया, यानी इंडेक्स भी काफी ज्यादा डाउनफॉल खा चुका है। कुल मिला के इनके सत्ता में आते ही वहां पर तबाही मची हुई है। और इसका कारण क्या है, देखिए इसकी बातचीत कर लें तो चार्ल्स पार्टन एक ब्रिटिश डिप्लोमेट हैं, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि शी ने अर्थव्यवस्था की तुलना में पार्टी पर अधिक जोर दिया है। जो जिनपिंग हैं, शी साहब, इन्होंने जो कंपनीज को फ्लरिश करने की जगह इस पे ध्यान दिया कि हमारी राजनीतिक पार्टी मजबूत रहे, बाकी देश का या कंपनियों को क्या हाल हो उससे मतलब नहीं है। शी जिस चीज में विश्वास करते हैं वो आर्थिक मॉडल है जहां वह राज्य क्षेत्र पर निर्भर करता है और निजी क्षेत्र पार्टी द्वारा नियंत्रित होता है। उनका ये कहना था कि जो शी है, यहाँ के जो चाइना के जो बने हैं जिनपिंग साहब, ये विश्वास करते हैं कि सारी चीज उनके कंट्रोल में हो, प्राइवेट कंपनियां अपनी मर्जी से सब कुछ ना कर पाएं, तो सारा कंट्रोल चाहते हैं। इसलिए वो कंपनियां फिर काफी घबरा गई हैं कि कैसे आगे प्रॉस्पेरिटी या अपना प्रॉफिट बना सकेंगी या काम कर सकेंगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आर्थिक नीति के विशेषज्ञ डेनियल रोसेन ने कहा कि चीन कई बड़े और बढ़ते आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस कई सामने है इस समय और पार्टी कांग्रेस उन्हें संबोधित करने में विफल रही है। उन्होंने कहा जो पार्टी है जिसके लीडर हैं इस समय, वो भी इसको एड्रेस नहीं कर पा रही है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा है और कंपनियों को अच्छा काम करने दिया नहीं जा रहा है। इस प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा है। शी के पहले 2 कार्यकालों के बारे में अच्छी बात यह है कि उन्होंने दिखाया कि वह इन समस्याओं को समझते हैं और उन्हें संबोधित करने की उनकी योजना है। पहले 2 टर्न रहे, तीसरा टर्न है इनका। तो पहले 2 टर्न जो रहे वहां पर उन्होंने ऐसा लगा कि भाई ये प्रॉब्लम समझ रहे हैं और उनको एड्रेस करेंगे, लेकिन अभी ये तीसरा टर्न आ गया, कुछ खास नहीं हुआ। उनकी नई टीम को ऐसा नहीं लगता कि इसमें राजकोषीय सुधार करने, बैंकिंग क्षेत्र को साफ करने, इक्विटी बाजारों में सुधार करने का स्वभाव है जो नई टीम इन्होंने बनाई है। इन समस्याओं पर पार्टी कांग्रेस में पर्याप्त रूप से बात नहीं की गई है, कोई ध्यान देने वाली बात नहीं चल रही, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। और 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वहां पे लोन बहुत बांटे गए सस्ते दरों पर, और जो पैमाने थे, जो उनके ग्राउंड होता है जिस पे लोन देना चाहिए, उसको भी बहुत ही ज्यादा अनदेखी की गई और उस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था शुरू में जब दिया गया 1% के आसपास। और बाद में फेडरल रिजर्व बैंक ने मई 2000 में फेडरल बैंक रेट को 6.5% से घटाकर जून 2003 में 1% कर दिया था। तो ये लोन खूब देने लगे। ये कौन सी क्राइसिस की बात कर रहा हूं, जो 2008 में एक भयानक मंदी ग्लोबल आई थी जिसकी शुरुआत यूएस से हुई थी। तो यूएस में जो मंदी आई उसका जिक्र कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मंदी की शुरुआत एक बड़े देश से होती है और ऐसे चांसेस रहते हैं कि पूरे विश्व में फैल जाए। तो यहां पर जो मंदी आई थी उसका कारण यही था कि लोगों को खूब सस्ते दरों पर लोन बांटे गए और जो आया उसी को दिए गए। अब देखिए, पहले तो 1% कर दिया, खूब बांटे, उसका उद्देश्य भी यही था। इसका उद्देश्य व्यवसायों और उपभोक्ताओं को सौदेबाजी की दरों पर पैसा उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। उन्होंने सोचा था कि भाई ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा बिजनेस मिल जाएगा। अब परिणाम घर की कीमतों में वृद्धि थी। अब क्या हुआ, ज्यादा लोगों के पास जब लोन ले लिया, ज्यादा घर खरीदने लगे, तो घरों का दाम, भाई ज्यादा डिमांड हो गई, तो ज्यादा डिमांड की वजह से प्राइसेस भागने शुरू हो गए, मकान महंगे होने लगे। तो परिणाम घर की कीमतों में वृद्धि थी क्योंकि उधारकर्ताओं ने कम मॉर्गेज रेट्स का लाभ उठाया था। अब जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है या जिसका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है, घर खरीदने के सपने को साकार करने में सक्षम थे। मतलब जो लोग के पास पेमेंट करने की क्षमता भी नहीं थी, उन्होंने भी घर खरीद लिया। तो डिमांड बढ़ती चली गई, रेट बढ़ते चले गए।
आखिरकार ब्याज दरें बढ़ने लगी हैं। उसके बाद जब ये रेट बढ़ने लगे तो ब्याज दरें, क्योंकि वहां जब रेट इतने ज्यादा भागेंगे तो उसको कंट्रोल करना है, तो रेट दरें बढ़ानी पड़ी और बढ़ा के ये 2004 में दरें बढ़ाना शुरू किया और 2 साल बाद फेडरल की जो रेट थे वो 5.25% हो गए। पहले ये 1% पे बांटा, अब 5.25% कर दिया, तो वापसी और मुश्किल हो गई, भारी पड़ गया लोगों को कि भैया 1% पे लिया था, अब इतना कैसे लौटाएंगे। और वहीं से खेल शुरू हुआ मंदी का। अब उसके बाद बेरोजगारी 10% तक पहुंच गई क्योंकि लोग लोन नहीं वापस कर पाए, तो पता लगा बेदखल हो गए मकान से, और बैंकों के पास अपना पैसा वापस नहीं आया तो उनकी हालत खस्ता हो गई। तो बेरोजगारी 10% तक पहुंच गई। लगभग 3.8 मिलियन अमेरिकियों ने अपने घरों को फौजदारी के लिए खो दिया और ये अर्थव्यवस्था को बहुत तगड़ा इससे नुकसान हुआ। तो ये बताने का देखिए मकसद यही था कि 2008 में जो मंदी आई थी वो शुरुआत कहां से हुई, कहां फैली। और चाइना में जो इस समय हिसाब बना हुआ है, बड़ा देश है, और चाइना में जो ये स्टॉक मार्केट भयानक गिरा है और जिस वजह से गिरा है ये वजह भी खतरनाक है। ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा ही बना रहा, अगर चाइना गवर्नमेंट इसको जिनपिंग साहब कंट्रोल करने में सफल नहीं हुए, तो पूरे विश्व में ये चीज कहीं फैल ना जाए। चलिए देखते हैं, टाइम विल टेल अस। ये इंफॉर्मेशन थी जो सामने आपके लाके दिया मैंने। उम्मीद है ये वीडियो आपने पसंद किया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अरविंद सर मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।